हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल एंड वेलकम टू जिरफ ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस इन डिटेल। इन डिटेल इन द सेंस हम कह सकते हैं कि हम इसमें मोस्टली टॉपिक्स जो है आज कवर अप करने वाले हैं जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाए, आज जो है वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो, बट इसमें आपको सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं क्लियर करवा दिए जाएंगे। ओके, और जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जहाँ से लगता है कि क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको ये भी साइड बाय साइड क्लियर करता रहूँगा। और अगर प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक्स में से कोई क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको ये भी इन्फॉर्म करता रहूँगा। ओके, सो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप NTUG नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसी तरह की वीडियो जो है आपको आने वाले टाइम में मिलती रहेंगी। सो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि इस यूनिट में क्या क्या सिलेबस है। देखो, इस यूनिट में जो मेनली है वो बिजनेस इन्वायरमेंट है, उसके टाइप्स हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, ठीक है, फेमा भी इसमें आ गया, उसके बाद FDI आ गया, ग्लोबलाइजेशन आ गया, और बात करें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट, रीजनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है। अंकटेड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, सब इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। ओके, सो इतना डिटेल में मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, हर एक चीज़ आपको वो जरूर कवर कर दूंगा जो एग्जाम रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले टॉपिक जो है बिजनेस इन्वायरमेंट, उसके कंसेप्ट्स और उसके एलिमेंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज फिर इसको एक बार देख लेते हैं। चलिए, ओके, सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। अब बिजनेस इन्वायरमेंट है क्या? देखो, बिजनेस और इन्वायरमेंट, so business environment is the sum or collection of all internal and external factor such as employees, customers, need and expectation। तो business environment जो है वो हर एक उस फैक्टर का कलेक्शन है जिसके थ्रू हमारा बिजनेस क्या होता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, अब हमारा बिजनेस किस किस चीज़ों से इफेक्ट होता है? देखिए, एम्प्लॉयज़ हो गया जो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट है, कस्टमर हो गए जो कि एक्सटर्नल का पार्ट है, नीड्स हो गया, एक्सपेक्टेशन हो गया, सप्लाई हो गया, डिमांड हो गया, मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, अगर मान लो कि कोई रॉ मटेरियल चाहिए एक बिजनेस के अंदर और वो रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा, तो देखो बिजनेस इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ? हुआ, क्योंकि वो आगे की डिमांड नहीं पूरी कर पाएगा कस्टमर की। ठीक है, तो हर एक फैक्टर, चाहे एम्प्लॉयज, अगर एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर ली, ठीक है, मान लो कि एक बिजनेस है उसके अंदर एम्प्लॉयज, काफी सारे एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, और उन एम्प्लॉयज में किसी भी तरह से स्ट्राइक कर ली, तो क्या हमारा बिजनेस इंपैक्ट होगा या नहीं होगा? होगा। तो क्या रखा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट उन सभी फैक्टर्स का सम है जिसके थ्रू जो बिजनेस है वो क्या होता है, इफेक्ट होता है, जिससे बिजनेस की जो है वर्किंग वो क्या होती है, इफेक्ट होती है। तो अगर इसके हम नेचर की बात करें तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है नेचर के रिगार्डिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो अगर हम इसके मेन फीचर्स की बात करें तो स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज, वो जो फोर्सेज हैं वो स्पेसिफिक भी होती हैं, स्पेसिफिक इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ही उसको इंपैक्ट कर रहा है, और जनरल की सारे बिजनेस को इंपैक्ट कर रहा है। कोई मान लो पॉलिसी लेके आई गवर्नमेंट, अब वो ये तो है नहीं कि एक बिजनेस को इंपैक्ट करेगी, वो सभी बिजनेस को इंपैक्ट करेगी उससे रिलेटेड। ठीक है, चाहे उसका कॉम्पिटिटर हो चाहे कोई हो। उसके बाद है डायनामिक। बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा डायनामिक रहता है, हमें नहीं पता कि किस टाइम क्या कोई चेंज आ जाए हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, ये डायनामिक है, कभी भी चेंज हो सकता है। उसके बाद अनसर्टेन, जो बिजनेस इन्वायरमेंट का सबसे मेन फीचर है वो ये अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, हमें नहीं पता कि गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी लेके आने वाली है। अब जो नोट जो अगर मान लो हम GST कहें या नोट बैन कहें, तो इससे क्या कितना इंपैक्ट हुआ था बिजनेस को, हमें नहीं पता था कि जो नोट है वो बैन होने वाले हैं। ठीक है, करेंसी बैन होने वाली है हमारी। उसके बाद रिलेटिव इन्फ्लुएंस, फॉर सम इट हैज इंपैक्ट इन पॉजिटिव वे। अब बिजनेस इन्वायरमेंट का जो नेक्स्ट फीचर है वो है रिलेटिव इन्फ्लुएंस। अब मान लो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आती है, हो सकता है कि वो किसी को पॉजिटिव वे में इंपैक्ट करे, हो सकता है किसी को नेगेटिव वे में इंपैक्ट करे। ठीक है, मान लो गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई कि अब जो है हेलमेट जो है कंपलसरी है। मान लो अभी तक हेलमेट कंपलसरी नहीं था बाइक्स के लिए, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया। अब एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि हेलमेट की ही मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, उसके ऊपर तो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ गया। ठीक है, हो सकता है कि अब गवर्नमेंट कहते हैं टोबैको बैन है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन उस टोबैको पर ही डील कर रही है, उसी के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उसके लिए तो नुकसान हो गया। ठीक है, तो किसी के लिए पॉजिटिव वे में, किसी के लिए नेगेटिव वे में इंपैक्ट पड़ता रहता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब बिजनेस इन्वायरमेंट के अगर कंपोनेंट्स की बात करें, सो जो इसके जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो कहां से है कि जैसे हमको दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इसी तरह का एक सिंपल क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी एलिमेंट्स है इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या कहता है, वो एलिमेंट्स जो कि कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर आ गया प्रमोटर्स वैल्यूज हो गया, मिशन हो गया, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर हो गया, इंटरनल पावर रिलेशनशिप हो गया, फिजिकल एसेट्स हो गया,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, मार्केटिंग रिसोर्सेज हो गया, ठीक है। ये सारे जो है कंपनी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं और कंपनी को इफेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में दो तरह के आते हैं, एक होता है माइक्रो। माइक्रो होता है जो कि कंपनी बिजनेस के आउटसाइड प्रेजेंट है बट वो नियर बाय है ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, नियर बाय रहकर ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। मैक्रो की बात करें तो वो नियर बाय नहीं होते, वो दूर होते हैं, ठीक है। अगर बात करें जो माइक्रो की है, इसको एक चीज़ टास्क भी कहते हैं, टास्क इन्वायरमेंट भी कहते हैं और ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है और आया भी हुआ है कि माइक्रो इन्वायरमेंट का अनदर नेम क्या है, टास्क इन्वायरमेंट और ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें कौन कौन से होते हैं, कस्टमर हो गया जिसके साथ हम रेगुलरली डीलिंग कर रहे हैं, सप्लायर हो गया जिससे हम रेगुलरली माल पर जो रॉ मटेरियल है वो परचेज कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर हो गया जिसके साथ हमारा क्या है कंपटीशन चलता है, पब्लिक हो गया, मीडिया हो गया, फाइनेंशियल हो गया और मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज हो गया, एजेंट्स वगैरह हो गए जिसके जो हमारे हेल्प करते हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, ठीक है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं क्लोज रहते हैं बिजनेस के और बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन ये पार्ट है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। उसके बाद हम मैक्रो इन्वायरमेंट में बात करें तो मैक्रो इन्वायरमेंट में कौन कौन से फोर्सेज आते हैं। सबसे पहली बात तो मैक्रो इन्वायरमेंट को हम जनरल इन्वायरमेंट भी कहते हैं और रिमोट इन्वायरमेंट भी कहते हैं। अब मैक्रो इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल एंड ग्लोबल फैक्टर्स। तो इनके बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट। ओके, अब बात करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। अब इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट विच इज कंपोज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो हर एक एलिमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड अंदर प्रेजेंट है और ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रहा है, उसे हम कहेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट है। उसके बाद एक्सटर्नल जो बाहर रहकर ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट कर रहा है। तो टाइप्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर तो है बट क्लोज है, और मैक्रो जो थोड़ा दूर है। अब एक्सटर्नल माइक्रो इन्वायरमेंट की बात करें तो माइक्रो इन्वायरमेंट फोर्सेज हैव इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑन बिजनेस ऑपरेशन ऑफ ए फर्म। दिस फोर्सेज आर नियर टू द ऑर्गेनाइजेशन एज कंपेयर टू मैक्रो फोर्सेज। तो ये नियर है, ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं एज कंपेयर टू मैक्रो फोर्सेज। तो इसमें सप्लायर्स आ गया, कस्टमर्स आ गया। अगर मैक्रो इन्वायरमेंट की बात करें तो ये थोड़ा दूर रहते हैं। तो ये क्या है, द एक्सटर्नल मैक्रो इन्वायरमेंट डिटरमाइंस द अपॉर्चुनिटी फॉर ए फर्म। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है अपॉर्चुनिटी डिटरमाइन करते हैं किसके लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है। मैंने आपको कहा ना कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज करी, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी जनरेट करते हैं और थ्रेट्स भी प्रोवाइड करते हैं। अगर वो नेगेटिव में ले आई, बिजनेस को नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, तो वो थ्रेट्स बन गया बिजनेस के लिए। द मैक्रो इन्वायरमेंट हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। तो मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। चलिए, अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें से काफी बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा अगर आप लास्ट 10 ईयर्स को एनालाइज कर रहे हो। एक चीज और क्लियर कर दूं, इसके बाद जो वीडियोस आने वाली हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर एमसीक्यू से रिलेटेड आएंगे। हम एक बार अपने टॉपिक्स को क्लियर कर लें, उसके बाद हम सारे के सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आपका कहीं डाउट रहे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। Economic environment includes a type of economic system that exists in the economy, the nature and the structure of the economy and the phase of business cycle, the fiscal, monetary and the financial policy. देखो, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हमारा इकोनॉमिक सिस्टम आ जाता है कि हमारा सिस्टम कैसा है, कैपिटलिस्ट है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू डोमिनेट किया जा रहा है, गवर्नमेंट के थ्रू डोमिनेट किया जा रहा है, सोशलिस्ट है या फिर मिक्स्ड है, जो कि इंडिया का है, सोशलिस्ट और प्राइवेट दोनों। ओके, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी है, मॉनेटरी पॉलिसी और हमारी फिजिकल पॉलिसी के बारे में देखा जाएगा, किस तरह की पॉलिसीज हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का कहीं ना कहीं पार्ट है, ठीक है। ओके, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखो इसके एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपको याद रखने हैं। इसमें लैंग्वेज आती है, सोशल नॉर्म्स आते हैं कि सोसाइटी के क्या क्या नॉर्म्स हैं, रिलीजन एथिक्स कौन सा है, हमारे सोशल इकोनॉमिक्स नॉर्म्स कैसे हैं, मोरल्स ट्रेडिशन कैसा है यहाँ का, सोसाइटी का कल्चर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट का पार्ट है, ठीक। उसके बाद हम बात करें पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट के बारे में, सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप कैसे हैं। कहते हैं ना कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसमें तो आपकी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार है, और जो सेंटर की लेवल बात करें उसमें बीजेपी की सरकार है। तो दोनों में कहीं ना कहीं क्या है, रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहते, ठीक है। तो कैसे रिलेशन है सेंटर और स्टेट के साथ। स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, क्या हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी है। अगर हम 1977 की बात करें, उस टाइम में क्या था, सरकारें बड़ी जल्दी चेंज हो रही थी, 2-2 साल कार्यकाल करके फिर हट जाते थे, फिर बदल देते थे। तो क्या हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल प्रोसेस कैसा है, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। तो हर एक चीज जो है इंपैक्ट करती है किसको, बिजनेस को। उसके बाद हम बात करें टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में। टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ मशीन्स यूज बाय द फर्म, कि एक फर्म किस तरह की मशीन्स को यूज कर रही है। क्या जो फर्म है
वो टेक्निक्स का यूज़ कर रही है या लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है। अगर टेक्निक का यूज़ कर रही है तो किस तरह की टेक्निक, ओल्ड टेक्निक्स यूज़ कर रही है, न्यू कर रही है। तो हर एक चीज़ जो है इंपैक्ट करती है किसको, बिजनेस को। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट की बात करें, सो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द साइज एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल, टेक्नोलॉजिकल स्किल एंड एजुकेशन लेवल ऑफ द। तो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है कि हमारी जो यहाँ की पॉपुलेशन है उसका साइज कितना है, ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, कम है, तो पॉपुलेशन भी इंपैक्ट करती है बिजनेस को, बिल्कुल करेगी। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो बिजनेस के लिए बेनिफिट होगा, ज़्यादा लोग उनका सामान जो प्रोडक्ट जो है परचेज करेंगे, ठीक है। उनकी टेक्नोलॉजी का स्किल कैसी है, उनका एजुकेशनल लेवल कैसा है, ये भी इंपैक्ट करेगा। अगर पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे। अगर अनपढ़ लोग हैं तो वो सोचते हैं कि यार रेशनल कंज्यूमर्स होते हैं, सोचते हैं यार जो सस्ता है वो ले लेते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ इंपैक्ट करेगी। उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट की। नेचुरल इन्वायरमेंट विच इंक्लूड्स ज्योग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज मिनरल्स एंड ऑयल रिजर्व्स, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट में हमारे यहाँ पे किस तरह के मिनरल्स हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या जो ऑर्गेनाइजेशन को रॉ मटेरियल चाहिए क्या वो अवेलेबल है, क्या यहाँ पे पर्टिकुलर उसको जो भी चीज़ चाहिए वो अवेलेबल है, रिसोर्सेज सारे अवेलेबल है, यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन सूट करती है बिजनेस को, तो ये सब चीज़ें इंपैक्ट करेंगी। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं। चलिए, ये तो था कि हमने बात करी कौन से टॉपिक की, कि हमने बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में बात करी। अब हमारे सिलेबस में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है वो अलग से दे रखा है और इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आए भी हुए हैं, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं तो आपको पता लग गया होगा कि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस यूनिट। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं किसकी, फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस यूनिट। अब इसमें क्या क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम आता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज आती हैं, ट्रेड साइकिल्स, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो गए, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हो गया, कॉर्पोरेट प्रॉफिट हो गया, इन्फ्लेशन रेट हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरेस्ट रेट। तो ये सारी चीज़ें जो है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, हमसे पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द इंक्लूड्स अंडर द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ओके, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज डायनामिक एंड कॉम्प्लेक्स। देखो डायनामिक और कॉम्प्लेक्स तो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्टार्टिंग से ही है, ठीक है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है, तो इस करके डायनामिक तो होगा ही, बिल्कुल होगा। चलिए, अब जो मेन कंपोनेंट्स हैं इसके वो दो हैं, एक है इकोनॉमिक सिस्टम और एक है इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं। अब इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम द वे विच ईच इंडिविजुअल लिव्स इन द सोसाइटी, कि किस तरह से हर कोई इंडिविजुअल जो सोसाइटी में रह रहा है, जी रहा है। हम यहाँ पे मान लो हम गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, जैसा गवर्नमेंट कहती है हमें सिर्फ वैसा ही करना पड़ रहा है, तो ये कैसे सिस्टम हो गया? सोशलिस्ट हो गया। हम खुद से अपने डिसीजन ले सकते हैं, जो हमारा मन है हम वो चीज़ स्टार्ट करें, ये कैसा हो गया? कैपिटलिस्ट हो गए। तो ये सिस्टम होते हैं। द मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कि भाई विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन प्रॉब्लम। तो कई प्रॉब्लम हमको बता देंगे और पूछेंगे मेन प्रॉब्लम हमारी अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ही है, ठीक है। हमको रिसोर्सेज कहाँ से जनरेट होंगे, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो चाहे नेचुरल हो, हमें कई सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो मेन प्रॉब्लम है किस चीज़ की? इकोनॉमिक सिस्टम की। अगर हम टाइप की बात करें इकोनॉमिक सिस्टम, सबसे पहला जो सिस्टम आता है वो होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो क्या है? हमारा मेन सिस्टम है। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो क्या है? हमारा सबसे पहला सिस्टम कौन सा है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें क्या है? प्राइवेटली ओन्ड है। तो एक प्राइवेटली ओन्ड है, ठीक है, इसमें प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंट रहता है। प्रॉफिट अर्निंग इज द सोल एम। जब प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंट होगा तो प्रॉफिट अर्निंग जो है उसका सोल एम होगा। ऑल्सो कॉल्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है, आ सकता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का अनदर नेम क्या है, तो इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। एग्जांपल जापान और कनाडा की इकोनॉमी कैसी है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो इसके एग्जांपल भी पूछे जा सकते हैं, एक बार पूछा भी गया है। तो जापान और कनाडा की जो इकोनॉमी है वो कैसी इकोनॉमी है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। अब आती है सोशलिज्म इकोनॉमी, जहाँ गवर्नमेंट डोमिनेंट होती है। मेजर रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ही मेजर डिसीजन लेती है। मेजर वर्क अंडर द सोशल वेलफेयर। अब गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है तो बात सोशल वेलफेयर की आएगी, सामाजिकता की आएगी, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड कमांड इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी को कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं, जहाँ पे कमांड दी जाती है। सोवियत रशिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट दिस सिस्टम। तो यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन के आता है कि कौन सी कंट्री थी जिसने सोशलिस्ट इकोनॉमी को सबसे पहले अडॉप्ट किया था? तो ये था सोवियत रशिया। अब बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अब अपनी कंट्री के बारे में बात आती है। भाई ये ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर भी आता है, सोशलिस्ट सेक्टर भी आता है। मतलब ना हम आपको गवर्नमेंट का पूरा दर्जा दे रहे हैं, ना आपको प्राइवेटाइजेशन में यहाँ पे रख रहे हैं, आपको मिक्स करके रखा जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसके फीचर्स की बात की जाए तो इसमें प्राइवेट सेक्टर वाले भी आ जाएंगे,
कैपिटलिस्ट वाले भी आ जाएंगे और सोशलिस्ट वाले भी आ जाएंगे। ओके चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की। तो हमारी मेन जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, देखो इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेट की जाती है सेंट्रल बैंक के थ्रू, ठीक है, लेकिन जो फिजिकल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू फॉर्मुलेट की जाती है। तो सबसे मेजर डिफरेंस इनका यही रहता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है जिसमें हम बात करते हैं रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो की, एसएलआर रेट की, बैंक रेट की, तो इसके थ्रू जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो जब यहाँ पे लॉकडाउन लग गया था तो उस टाइम में क्या था, गवर्नमेंट जो सेंट्रल बैंक था उसने रेट्स कम कर दी थी ताकि जो है स्पेंडिंग पावर लोगों की ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये इससे कंट्रोल करता रहता है इकोनॉमी को सेंट्रल बैंक। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट करती है जिसमें हमारे टैक्स रेट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, टैक्स आ गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ गया, तो ये क्या है, फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है। ओके अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अगेन जितने भी एक्ट हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक भी एक्ट आपको छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब जो है इंट्रोडक्शन से पहले बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया कब था। सबसे पहली बड़ी बात तो यही आ जाती है 1986 में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फाइनली इंप्लीमेंट कर दिया गया था, पार्लियामेंट के थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया गया था। ओके तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर इन इंडिया। द एक्ट वाज पास्ड इन असेंबली इन अक्टूबर 1986। तो 1986 में इसको असेंबली में पास कर दिया गया था एंड केम इनटू फोर्स ऑन दिसंबर 25, 1986। तो कब आया था फाइनली, तो दिसंबर 25, 1986 में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को फाइनली क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। तो मेन ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम द इमोरल प्रैक्टिस। तो इमोरल प्रैक्टिस से प्रोटेक्ट करना था किसको, कस्टमर्स और कंज्यूमर्स को। मेन ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव्स कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स आपको इसको अच्छे से करने हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि ताकि फेयर एंड कॉम्पिटिटिव एंड रिस्पॉन्सिबल मार्केट डेट वर्क्स वेल फॉर कस्टमर एंड प्रमोट एथिकल बिजनेस। देखो हमारी ऐसी मार्केट होनी चाहिए जो कस्टमर्स के लिए वर्क करे ताकि एक एथिकल वे में वर्क करे, ठीक है, उसके साथ कोई धोखाधड़ी ना करें। टू प्रोटेक्ट एंड प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। टू प्रोवाइड एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट कस्टमर रिक्वायर, ताकि जो कस्टमर जो इन्फॉर्मेशन चाहता है उसको हर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके जो उसको रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। टू प्रोटेक्ट कस्टमर फ्रॉम हजार्ड्स टू देयर वेलबींग। तो अगर मान लो कस्टमर को कोई प्रोडक्ट यूज़ करता है और उससे उसको नुकसान हो जाता है, ऐसे नुकसान से बचाने के लिए जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया गया था ताकि कस्टमर को किसी भी तरह का गलत प्रोडक्ट ना बेचा जाए। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूट रिडर्सल एजेंसीज हैं। फाइनली अब जो है 2020 के अंदर इसको चेंज भी करा गया है, तो वो भी आ सकती हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। ओके तो डिस्ट्रिक्ट फोरम की हम बात करते हैं तो इसके अंदर कंपोजिशन इसकी सबसे पहले पूछ जाती है, प्रेसिडेंट और 2 मेंबर्स होने चाहिए, 1 शुड बी ए वुमेन। तो एक कम से कम वुमेन होनी जरूरी है। अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम के जो मेंबर्स होते हैं। कंपेंसेशन अप टू 20 लाख, तो 20 लाख तक की कंप्लेंट जो है यहाँ पे हैंडल की जा सकती हैं। फर्दर अपील अगर इससे कोई सेटिस्फाई नहीं है तो वो स्टेट कमीशन में जा सकता है। स्टेट कमीशन की बात करें तो प्रेसिडेंट इसमें एक होता है और 2 मेंबर्स होते हैं, अगेन एक जो है वुमेन होनी जरूरी है। दूसरी बात है अपॉइंटेड बाय मेंबर्स बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक के यहाँ पे क्लेम हैंडल किए जा सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो नेशनल कमीशन पर के पास जा सकता है। अब बात करते हैं नेशनल कमीशन की, तो यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होना चाहिए और कम से कम 4 मेंबर होने चाहिए और एक वुमेन होनी जरूरी है। तो वुमेन तो हर किसी में चाहिए भाई, महिलाओं के बिना आजकल काम कहाँ चलता है, तो वुमेन तो हर किसी में चाहिए। ओके अपॉइंट किसके थ्रू किए जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। एक्सीड 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा अगर आप नहीं सेटिस्फाई हो पाए तो आप नेशनल कमीशन पे जाएंगे। इन सुप्रीम कोर्ट अगर यहाँ पे भी कोई सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है, जिसके ज़्यादा ही भाई दिक्कत हो रही है, तो वो भाई सुप्रीम कोर्ट में जाके बात करो, यहाँ पे और ज़्यादा हैंडल नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 की। अगेन एक इंपॉर्टेंट एक्ट है। चलिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेट फेमा और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट टू एनकरेज द एक्सटर्नल पेमेंट एंड अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेड्स इन इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा था, फेमा को इंप्लीमेंट किया था। तो ठीक है, कब इंप्लीमेंट किया था, 1999 में किया था। ये डेट आपको याद रखनी है, 1999 में। और किसको रिप्लेस करके किया था, फेरा को। फेरा की फुल फॉर्म क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो फेमा से पहले कौन सा एक्ट प्रिवेल्स में था, फेरा था। कम इनटू फोर्स ऑन 1 जून 2000। भाई साहब डेट इसकी कभी भूलना मत, डेट हर एक एक्ट की इंपॉर्टेंट है। तो 1 जून 2000 में इसको क्या किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था।
और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू रेगुलेट डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, ताकि फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग को रेगुलेट कर सके। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, टू हेल्प फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स इन इंडिया, टू हेल्प ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो फेमा बनाया गया है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करना, उसको मेंटेन करके रखना, टू यूटिलाइज द फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज इन इफेक्टिव मैनर, ताकि हम अच्छे इफेक्टिव मैनर में जो है अपने फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज को यूज कर सकें। तो ये भी क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ओके, इसके प्रोविजंस कई बार पूछे जाते हैं, किसके, फेमा के। तो प्रोविजंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्री ट्रांजैक्शंस ऑन करंट अकाउंट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दैट मे बी इम्पोज्ड। ओके, तो क्या है, करंट अकाउंट पर फ्री ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करें सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दैट में भी इम्पोज। तो कुछ रेस्ट्रिक्शन जहां तक लगा रखी है वहां तक आप फ्री ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, किस पे, करंट अकाउंट पर। आरबीआई कंट्रोल ओवर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, अब आरबीआई कंट्रोल करता है कौन सी ट्रांजैक्शन पर, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पर। ठीक है, कंट्रोल ओवर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स प्रोसीड्स, जितने भी एक्सपोर्ट्स प्रोसीड हो रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, ये इसके प्रोविजंस हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज थ्रू ऑथराइज पर्सन, जितने भी अगर आपको उसमें डीलिंग करनी है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर तो आप ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही कर सकते हैं। ठीक है, ऑथराइज पर्सन कौन सा होगा, जो कि उनके थ्रू स्पेसिफाई किया गया होगा। अपील प्रोविजन इंक्लूडिंग स्पेशल डायरेक्टर अपील्स। ठीक है, अगर आप अपील को डालना चाहते हैं तो वो स्पेशल डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, एनी पर्सन कैन सेल और विड्रॉ ऑन फॉरेन एक्सचेंज विदाउट एनी प्रायर परमिशन फ्रॉम आरबीआई एंड देन केम इन्फॉर्म आरबीआई लेटर। तो कोई भी पर्सन जो है फॉरेन एक्सचेंज को क्या कर सकता है, सेल कर सकता है और विड्रॉ कर सकता है बिना आरबीआई की पहले परमिशन के, लेकिन बाद में उसको इन्फॉर्म करना जरूरी होगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टर विल बी मोर इन्वेस्टिगेटेड इन नेचर, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर है इसके अंदर वो क्या है, उसको ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की पावर दे रखी है, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है अगर चाहे तो। फेमा रिकॉग्नाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, द वोलेशन ऑफ फेमा इज ए सिविल ऑफेंस। तो आपको याद रखना है कि अगर आप कोई पर्सन है जिसने अब प्रोविजंस को नहीं माना, तो अगर उसको क्या करता है, वोलेट करता है उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को, तो उसको लीगल ऑफेंस माना जाएगा और उसको जेल जूल भी हो सकती है, उसके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की और उसके ड्राइवर्स की। तो इसके जो ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर वो वाला नहीं जो कार ड्राइव करता है, ग्लोबलाइजेशन के अपने 5 ड्राइवर्स हैं, उनके रिगार्डिंग भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन के बाद बात कर लेते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग अमंग पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड, कि अपनी कंट्री को पूरे देश, पूरी दुनिया के साथ लिंक करना, दुनिया के देशों के साथ लिंक रखना, उसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। इसमें पीपल भी आ सकते हैं, कंपनीज भी आ सकती है और गवर्नमेंट भी आ सकती है। इन इंडिया ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट केम इन 1991। आपने सुना होगा कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991, ये पॉलिसी जो है 1991 में ही लाई गई थी। ठीक है, उससे पहले क्या होता था भाई, हम अपने अपने में लगे रहते थे। 1991 में जब देश का दिवालिया निकलने को आ गया, तब हम एलपीजी लेके आए, जिससे हमारा देश ग्रो कर पाया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज टू इंटीग्रेट द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही रहता है कि हम अपने देश को जो है, अपने देश की इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या है, बाकी देशों के साथ लिंक कर सकें, चाहे वो ट्रेड के थ्रू हो चाहे किसी और के थ्रू। अब इसके जो ड्राइवर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। इसके टोटल 5 ड्राइवर्स हैं। सबसे पहला आता है टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स, पॉलिटिकल ड्राइवर्स, मार्केट ड्राइवर्स, कॉस्ट ड्राइवर्स एंड कॉम्पिटेटिव ड्राइवर्स। तो ये ड्राइवर्स तो आप भूल के भी ना छोड़ के जाना। 5 ड्राइवर्स है, नाम याद रख लो, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो अगेन आप यहाँ पे फंस सकते हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर की। द रैपिड ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर दैट क्रिएटेड ग्लोबल ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। अब आपको पता है कि आजकल सारे जो है ऑनलाइन ही बिजनेस करने में लगे हुए हैं, तो ये जो इंटरनेट है ये क्या है, एक टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर है। आपको याद रखना है कि इंटरनेट कौन से ड्राइवर के अंदर आता है, टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर के अंदर। अगर हम पॉलिटिकल ड्राइवर की बात करें, लिबरलाइजेशन, ट्रेडिंग रूल्स एंड डीरेगुलेटेड मार्केट लीडिंग टू लोअर टैरिफ एंड अलाउड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब क्या है, पॉलिटिकल ड्राइवर में गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ करती है। गवर्नमेंट ने सारे टैक्सेस को रिड्यूस कर सका है, जिस करके हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम दूसरे देशों में भी अपने माल को भेज सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को भेज सकते हैं। तो ये क्या है, पॉलिटिकल ड्राइवर हैं। मार्केट ड्राइवर्स की बात करें तो कॉमन कस्टमर नीड है एंड अपॉर्चुनिटी टू यूज ग्लोबल मार्केट चैनल्स। तो हम मार्केट ड्राइवर्स, हम विदेश की मार्केट को भी अपनी डोमेस्टिक मार्केट समझ के वहाँ पे भी बिजनेस कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उधर उनके कस्टमर्स की नीड को एनालाइज करना होगा इसके लिए। ठीक है, जो प्रोडक्ट हम अपने डोमेस्टिक लेवल पे दे रहे हैं वो हम इंटरनेशनल लेवल पे भी दे सकते हैं। ओके, कॉस्ट ड्राइवर्स की बात करें, अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड ग्लोबल स्केल इकोनॉमीज। तो हम क्या है, अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। इसके अंदर कैसे, हम पहले डोमेस्टिक के लिए बना रहे थे, अब हम लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करेंगे, हम इंटरनेशनल लेवल को भी इसमें लेके आएंगे, जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कम आएगी।
ओके, जो चाइना मेनली इसको यूज़ कर रहा है इस ड्राइवर को, ठीक है। चाइना के प्रोडक्ट सस्ते क्यों होते हैं? क्योंकि चाइना सिर्फ अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को टारगेट नहीं करता, वो कई सारे देशों को टारगेट करके चलता है, जिस करके 100% यूटिलाइजेशन वो अपने उसकी करता है। जब जाके जो है उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो कम आती है, तभी जाकर वो क्या कर रहा है, इतने सस्ते प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है। कॉम्पिटिटिव ड्राइवर की अगर हम बात करें, विद द ग्लोबल मार्केट ग्लोबल इंटरफॉर्म कॉम्पिटिशन इंक्रीजेस एंड ऑर्गेनाइजेशन आर फोर्स्ड टू प्ले इंटरनेशनल। अब क्या है भाई, ग्लोबलाइजेशन होगा, जब सारे देशों में हम अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो दूसरे देश वाले हमारे देश में भी आएंगे बेचने, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कॉम्पिटिशन इंक्रीज होगा। तो ग्लोबलाइजेशन का जो फिफ्थ ड्राइवर है वो क्या है, कॉम्पिटिटर्स है। ओके, अब बात करते हैं मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोड्स ऑफ एंट्री। ओके, तो अगर हम बात करें मोड्स ऑफ एंट्री की, सो सबसे पहले कुछ मोड्स हैं आपको याद रखना है। एक्सपोर्टिंग हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया, स्ट्रेटेजिक एलियंस हो गया, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग हो गया, ग्रीनफील्ड वेंचर्स हो गया, आउटसोर्सिंग हो गया, टर्नकी प्रोजेक्ट्स हो गया। ये कुछ हमारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट मोड्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटेजिक एलियंस की। तो वॉलंटरी फॉर्मल एग्रीमेंट। तो स्ट्रेटेजिक एलियंस क्या होता है, जिसके अंदर क्या है, वॉलंटरी फॉर्मल एग्रीमेंट किए जाते हैं, ठीक है, टू अचीव ए कॉमन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब मान लो कि एक जो बिजनेस है दूसरी कंट्री का है, एक हमारी कंट्री का, वो क्या किसी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को के लिए क्या करते हैं, इकट्ठे आते हैं आपस में, ऑब्जेक्टिव अपने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हैं, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो स्ट्रेटेजिक एलियंस के किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए वो क्या करते हैं, डील करते हैं। मेनली डन टू एक्सपेंड प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड इंक्रीज मार्केट शेयर। तो मार्केट शेयर, मान लो कोई ऑब्जेक्टिव है, उनका ऑब्जेक्टिव है मार्केट शेयर इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो इस करके वो क्या आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। ग्रीनफील्ड वेंचर क्या करते हैं भाई, आप दूसरे देश में गए, आपने स्टार्टिंग से अपनी प्रोडक्शन एक कैपेसिटी लगाई, वहाँ पे यूनिट लगाई, मतलब नया बिजनेस स्टार्ट कराया दूसरे देश के अंदर, उसको हम कहते हैं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक होता है ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड क्या होता है, आपने लगी लगाई यूनिट को परचेज कर लिया दूसरी कंट्री के अंदर, ठीक है, वो होती है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। कई बार क्वेश्चन आया वो इनके रिलेटेड, तो लिख लेना। नॉट टू टेक हेल्प ऑफ एनी अदर बिजनेस। किसी भाई दूसरे बिजनेस की मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद से लगाऊंगा जाके, तो भाई इसे कहेंगे हम ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव वे है, बिल्कुल, आप दूसरी कंट्री में जाके आप खुद का बिजनेस लगा रहे हो, तो भाई लोगों से आजकल अपने देश में नहीं बिजनेस होता, लोग दूसरे देश में भी सोच रहे थे, तो एक्सपेंसिव वे तो रहेगा ही। चलिए, उसके बाद बात करते हैं आउटसोर्सिंग की। कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है, सम वर्क इज ट्रांसफर टू आउटसाइड सप्लायर। हम देखते हैं ना आउटसोर्सिंग आजकल क्या है, कंपनीज के बारे में सुनते हैं, ठीक है, कि हम क्या करते हैं कि अगर मान लो एक बिजनेस है, उसके पास जो है इतना टाइम नहीं है कि वो और चीज़ों पर भी क्या कर सके, काम कर सके, तो वो क्या करते हैं, दूसरे बिजनेस को अपना वर्क प्रोवाइड कर देता है, उसको कहते हैं आउटसोर्सिंग, ठीक है। कोई एक काम जो है अपने बिजनेस का दूसरे बिजनेस को प्रोवाइड कर देना, ताकि वो हमारे लिए वर्क करे, ठीक है। तो कई प्रोडक्ट्स होते हैं, कई असेंबल किए जाते हैं, कई मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, तो ये आउटसोर्सिंग के थ्रू होता है। उसके बाद है टर्न की प्रोजेक्ट्स। टर्न की प्रोजेक्ट्स क्या कहते हैं, डिलीवरी ऑफ ऑपरेटिंग इंडस्ट्रियल प्लांट टू द क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक्स द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है टर्न की प्रोजेक्ट्स में, कि आप कोई चीज़ है, मान लो आपने क्या कहा है कि एक मशीनरी है, ठीक है, या कोई ऐसी बड़ा प्लांट है, वो आप कहते हो कि मेरे को ये बना के दे दो, ठीक है, मैं आपको बना के, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मैं बना के आपको हैंड ओवर कर देता हूँ। टर्न की मतलब कि आपको ऐसे कैसे मैंने हैंड ओवर कर दिया, आपको सिर्फ उसको इंस्टॉल करना है अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टर्न की प्रोजेक्ट्स, कि हम उसको खुद से नहीं कर रहे, हम किसी से करवा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। अब इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। BOD बिल्ट ओन एंड डेवलप, BOLT बिल्ट ओन लीज एंड ट्रांसफर्ड, BOOT बिल्ट ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तो ये चीज़ें आपको क्या है याद रखनी है, ये इसके टाइप्स हैं। ओके, तो बिल्ट ओन लीज एंड ट्रांसफर, बिल्ट ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर, मतलब कि पहले बिल्ड करेंगे, ओन करेंगे, फिर उसको डेवलप करेंगे, फिर बिल्ड ओन लीज एंड ट्रांसफर, लीज पर लेके फिर उसको ट्रांसफर करेंगे, फिर बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर, ऑपरेट करने के बाद उसको ट्रांसफर करेंगे। तो ये 3 टाइप्स है टर्न की प्रोजेक्ट्स के। अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, इसमें कुछ थ्योरीज के बारे में बात करने वाले हैं। थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडाउनमेंट, थ्योरी ऑफ कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी एंड पोर्टर्स नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी। चलिए बात करते हैं एक थ्योरी की। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म। एक ट्रेडिशनल वे की थ्योरी है, काफ़ी पुरानी थ्योरी है, मतलब कि थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म जो कह सकते हैं हम इसको। दिस थ्योरी स्टेटेड दैट ए कंट्री वेल्थ वाज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ इट्स गोल्ड एंड सिल्वर होल्डिंग। तो अब ये थ्योरी क्या कहती है, मर्केंटिलिज्म कहती है कि अगर आपको किसी कंट्री की वेल्थ को जानना है, तो आप सिर्फ ये जान लो कि उस कंट्री के पास कितना गोल्ड है और कितना सिल्वर है,
ठीक है। तो हम आपको पता है कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर जो ट्रेडिंग थी हम पहले करा करते थे, जब हमारा बार्टर सिस्टम चलता था, तब हम क्या है इस टाइम पे जब दूसरी कंट्री के साथ लिंक रखते थे तो हम गोल्ड और में डीलिंग करते थे, ठीक है। इट्स द सिंपल सेंस मर्केंटाइल्स बिलीव दैट ए कंट्री शुड इंक्रीज इज होल्डिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर बाय प्रमोटिंग एक्सपोर्ट एंड डिस्करेजिंग इंपोर्ट्स। तो अगर एक कंट्री को वेल्थी कंट्री बनना है तो उसको अपनी गोल्ड अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। वो गोल्ड कैसे बढ़ा सकती है, वो क्या करके एक्सपोर्ट को बढ़ाकर और इंपोर्ट को कम करके वो अपनी गोल्ड के अमाउंट को बढ़ा सकती है और वो वेल्थी कंट्री बन सकती है एज पर द थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म। इसके बाद बात करते हैं थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसका जो ये है काफ़ी बार पूछा जाता है, इसका ओनर कौन है, मतलब कि ऑथर कौन है। तो थ्योरी किसने दी थी, एडम स्मिथ ने। एब्सोल्यूट फॉर ए फॉर एडम, मतलब ए से ही एब्सोल्यूट है, ए से ही एडम स्मिथ है, तो यहाँ से आपको सिमिलरिटी मिल जाएगी और याद करने में आसानी रहेगी। कौन सी बुक में दी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड क्लोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, तो इस बुक के अंदर दिया था। अब इस थ्योरी में क्या क्या गया था, फोकस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ ए कंट्री टू प्रोड्यूस ए गुड मोर एफिशिएंटली देन अनदर नेशन, कि अगर मान लो एक कंट्री के पास एबिलिटी है कि वो दूसरे नेशन के कंपैरिजन में अपने कंट्री का कोई ऐसा गुड है जिसको वो क्या कर सकती है, मोर एफिशिएंटली वे में बना सकती है, ठीक है। मान लो कि कोई ऐसा गुड्स है, एज्यूम करके चलते हैं कि इंडिया के पास ऐसा किसी चीज़ में क्या है, अपॉर्चुनिटी है कि वो उस गुड को सस्ते में भी और अच्छी क्वालिटी में भी बना सकती है इन कंपैरेटिव टू अदर नेशन, तो उसको वही गुड्स मैन्युफैक्चर करना चाहिए और उसी को क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट भी करना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है, टू प्रोड्यूस ए गुड मोर एफिशिएंटली देन अनदर नेशन, कि दूसरे नेशन के मुकाबले हम कोई ऐसा गुड्स मोर एफिशिएंटली वे में बना सकते हैं, तो हमको वही गुड्स क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल समझ लें, एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इफ ए कंट्री ए कुड प्रोड्यूस ए गुड चीपर और फास्टर देन कंट्री बी, देन कंट्री ए हैज़ द एडवांटेज एंड कुड फोकस ऑन स्पेसिफाइंग और प्रोड्यूसिंग दैट गुड। अगर कंट्री ए कोई गुड्स को अच्छे से बना रही है, एक गुड पर्टिकुलर गुड को सस्ते में भी बना रही है, तो उसको वही गुड्स मैन्युफैक्चर करना चाहिए। अब थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है। ये आप किसने दी थी, डेविड रिकार्डो ने दी थी, एन इंग्लिश इकोनॉमिस्ट है। 1817 में इसको इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इस थ्योरी में क्या किया गया, when a country cannot produce a product more efficiently than the other country, however it can produce that product better or more efficiently than it does other goods। याद रखना, जो थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है हमारे दूसरे गुड्स के साथ हो रहा है, जबकि थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज में हम दूसरी कंट्री के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या गया है कि आप 10 गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, एक कंट्री मान लो 10 गुड्स में प्रोडक्शन कर रही है और वो किसी एक प्रोडक्ट में दूसरे प्रोडक्ट्स के मुकाबले ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन कर सकती है, मतलब उसके पास क्या है, अपॉर्चुनिटी है कि उसको सस्ते में भी और अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, तो वो उसको वही गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए। दोनों में थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी, तो यहाँ पे समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो अदर गुड्स के साथ किया जाता है। मान लो एक कंट्री है, वो 2 गुड प्रोड्यूस करती है, एक ए है और एक बी है, ठीक है, दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर मान लो ए गुड्स प्रोड्यूस करने में उसको कम कॉस्ट आती है बजाय बी के, और वो क्वालिटी भी उसकी अच्छी है, तो उसको ए ही गुड प्रोड्यूस करना चाहिए रेदर देन बी पे उसको कम फोकस करना चाहिए और उसी को एक्सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। इतनी मेहनत करी है सारे लेसन को इकट्ठा करना, पीपीटी बनाना, पीपीटी के बाद पीडीएफ बनाना, पीडीएफ के बाद इसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद यूट्यूब पे डालना, तो काफ़ी मेहनत लगती है यार, थोड़ा समझा करो। बाकी चलो चलते हैं। थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडाउनमेंट, ये थ्योरी किसने दी थी, सबसे पहले इनके जो ऑथर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, मैच ऑफ द फॉलोइंग में सीधा क्वेश्चन आ जाता है। तो स्वीडिश इकोनॉमी एली हेक्चर एंड बैटिल ओलिन, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। फोकस देयर अटेंशन ऑन हाउ ए कंट्री कुड गेन competitive advantage by producing products that utilize factors that were in abundance in the country। तो इस थ्योरी के अंदर क्या है कि हमको उन फैक्टर्स पर वर्क करना चाहिए जो कि कंट्री के अंदर अबंडेंस नेचर में है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है। अगर मान लो मैं बात करूँ इंडिया की, इंडिया के पास लेबर बहुत ज़्यादा है और सस्ती भी है, तो हमें लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए रेदर देन कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी में अच्छा है, तो इस करके उसको टेक्निक्स का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए बजाय लेबर के। तो ये कहते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर एनवायरनमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी। कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी जो है स्टेफन लिंडर ने दी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। दैट कंज्यूमर इन कंट्रीज दैट आर इन द सेम और सिमिलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वुड हैव सिमिलर प्रेफरेंस। तो ये क्या रखा है कि मान लो कि जो इंडिया में बात करें, इंडिया में भी लोग वेजिटेरियन फूड खाते हैं, ठीक है,
और मान लो कोई और कंट्री है उसमें भी वेजिटेरियन फूड खाते हैं, और कोई एक फूड ऐसा कोई रेस्टोरेंट है, कोई जान मान लो मैकडोनल्ड्स ही मान के चलते हैं, तो वो उस कंट्री को भी टारगेट कर सकता है, इस कंट्री के साथ साथ अपनी कंट्री के साथ साथ दूसरी कंट्री को भी टारगेट कर सकता है। अगर वो सिमिलर प्रेफरेंस नेचर के हैं, वो भी उन चीज़ों को सिमिलर वे में लोग वहाँ पे, जैसे यहाँ का लाइफस्टाइल है वैसा ही वहाँ का लाइफस्टाइल है, तो वो उस कंट्री को भी अपनी बिजनेस के लिए इंक्लूड कर सकता है। कंट्री एक्सपोर्ट दैट प्रोडक्ट विच इज सिमिलर टू इट्स डोमेस्टिक मार्केट, लेकिन वो एक्सपोर्ट वही करेगा जो उसके डोमेस्टिक मार्केट से सिमिलर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं पोर्टर्स नेशनल कॉम्पिटिटिव थ्योरी। तो ये किसने दी थी? माइकल पोर्टर ने दी थी। पोर्टर थ्योरी स्टेटेड दैट ए नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस इन एन इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री टू इनोवेट एंड अपग्रेड। तो पोर्टर्स ने कहा था कि एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की जो है वो कैपेसिटी पर डिपेंड करती है कि वो कितना इनोवेट कर सकती है कोई इंडस्ट्री और कितना अपने आप को अपग्रेड कर सकती है। तो 4 डिटर्मिनेंट हैं, वो आपको याद रखने हैं इसके। एक है लोकल मार्केट रिसोर्सेज, लोकल मार्केट डिमांड कंडीशंस, लोकल मार्केट सप्लायर्स, लोकल फर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये 4 जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिटर्मिनेंट ऑफ पोर्टर नेशनल कॉम्पिटिटिव थ्योरीज। तो ये चीज़ें जो है मैं आपको साइड बाय साइड इंपॉर्टेंट बताता रहा हूँ, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, फिर बाद में दिक्कत होगी। चलिए अब बात करते हैं हम, चलिए अब डिस्कस करते हैं टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। ओके, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टैरिफ बैरियर्स। सो टैरिफ बैरियर्स आर द बैरियर्स इन विच कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस इज इम्पोज्ड ऑन द प्रोडक्ट्स दैट मूव अक्रॉस द बॉर्डर। तो टैरिफ बैरियर्स के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बैरियर्स का मतलब क्या है? रुकावट पैदा करना, ठीक है, दूसरे कंट्री के गुड्स को अपने कंट्री में आने से रोकना, ठीक है, इसको क्या है? बैरियर्स। अब बैरियर्स कैसे? एक टैक्सेस, एक नॉन टैक्सेस, एक टैरिफ बैरियर्स और एक नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। टैरिफ बैरियर्स के अंदर हम क्या करते हैं? टैक्स इंपोज करते हैं और कस्टम ड्यूटी इंपोज करते हैं उन गुड्स पर जो कि दूसरी कंट्री से आ रहे हैं। जैसे कि अभी हमने क्या करा है, चाइना जब हमारे कंट्री में गुड्स भेज रहा था तो हमने क्या है, टैरिफ बैरियर्स को ज़्यादा कर दिया था, ठीक है, टैक्सेस को बढ़ा दिया था, जिस करके क्या है उनके जो यहाँ पे कंट्री में है गुड्स आएंगे तो वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगे, तो लोगों को क्या होगा, उनके गुड्स कम खरीदा करेंगे। ओके, अब मेन टैरिफ बैरियर्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से आता है, मेन टैरिफ बैरियर्स। सबसे पहले आता है स्पेसिफिक ड्यूटी। अब स्पेसिफिक ड्यूटी में क्या होता है? ए फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स इज लीव्ड ऑन ईच यूनिट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस। तो स्पेसिफिक ड्यूटी मतलब कि इतनी ड्यूटी तो हमने लगानी है इन रिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस। प्राइस चाहे 1 रुपया हो, चाहे 2 रुपये हो, चाहे 10 रुपये हो, चाहे 100 रुपये हो, हमको नहीं लेना देना, हमने इतनी ड्यूटी लगानी है तो लगानी है, इतना उसके ऊपर टैक्स लगाना है तो लगाना है, बेस्ड ऑन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये डिपेंड करती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, गुड्स की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, लार्ज है, स्मॉल है, किसके अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, स्पेसिफिक ड्यूटी लगाएंगे। उसके बाद आता है एड वॉरम ड्यूटी। फ्लेक्सिबल इन नेचर फ्लेक्सिबल है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स। तो डिपेंड करती है कि कितने अमाउंट के वो गुड्स है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एड वॉल्यूम ड्यूटी लगाएंगे। उसके बाद आता है कंपाउंड ड्यूटी। तो बेस्ड ऑन एड वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ड्यूटी, ये होती है कंपाउंड ड्यूटी, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ओके, अब बात करते हैं हम नॉन टैरिफ बैरियर्स। अगेन नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या है, टैक्सेस का नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे लिमिट सेट करा करेंगे, कितने लिमिट्स तक आप गुड्स हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिमिट सेट कर देंगे। अब क्यों ना न्यूमेरिकल लिमिट ऑन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, हम न्यूमेरिकल लिमिट सेट कर देंगे कि भाई आप 2000 मतलब कि $2000 के या 2 करोड़ डॉलर के जितने भी हैं, इस हिसाब से आप गुड्स को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं हमारी कंट्री के अंदर। या मोर देन लिमिट इम्पोज पेनल्टी, अगर आप इतनी लिमिट से ज़्यादा करोगे आपके ऊपर क्या कर देंगे, हम पेनल्टी लगा देंगे। तो ये एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं कि हम इतने ही आप गुड्स को क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो हमारी कंट्री के अंदर। एक है वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन। एक वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन है, इसमें क्या होता है, क्योटास ऑन एक्सपोर्ट फिक्स्ड बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्री ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इंपोर्टिंग कंट्री। अब इंपोर्टिंग कंट्री के रिक्वेस्ट करने पर जो है एक्सपोर्टिंग कंट्री क्या करती है, अपनी खुद की एक लिमिट डिसाइड कर लेती है कि आप कम से कम यार सोच लो हमारे बारे में थोड़ा, तो आप खुद से एक लिमिट डिसाइड कर लो कितना आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करोगे। अब बात करते हैं सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या है, पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को सब्सिडीज दी जाती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके। ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आएगा, फॉरेन रिजर्व हमारा बढ़ेगा, ठीक है, जिससे देश को बेनिफिट होगा। हेल्प लोकल फर्म्स टू गेन कंट्रोल ओवर मार्केट एरिया। चलिए उसके बाद बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जहाँ से क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है लास्ट 10 ईयर्स को एनालाइज करोगे तो। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है विच रिकॉर्ड्स ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मेड बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसी हर एक ट्रांजैक्शन जो कि रेजिडेंट कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है, जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उसका सबका रिकॉर्ड।
अंडर दिस पेमेंट आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, आपको याद रखना है जितनी भी पेमेंट है वो डेबिट साइड पर नॉर्मली अकाउंट्स में भी हम ऐसे करते हैं। एंड रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। दो अकाउंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। द बेसिक पर्पस ऑफ बीओपी अकाउंटिंग इज टू नो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द इकोनॉमी इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो हम अकाउंट्स जनरेट किस लिए करते हैं? ताकि हमको पता लग सके कि स्ट्रेंथ और वीकनेस का हमारी इकोनॉमी का। अगर हमारे इंपोर्ट ज़्यादा होंगे तो हमको पता लग जाएगा कि हमारी इकोनॉमी वीक है, कहीं ना कहीं इसको कम करना पड़ेगा। बाय एनालाइजिंग द बीओपी अकाउंट ऑफ द लास्ट ईयर वन कैन कम टू नो द ओवरऑल गेन्स। हम लास्ट ईयर के एनालाइज करके हम पता लग सकते हैं कि कितना गेन हो रहा है, कितना हमको लॉस हो रहा है। बीओपी स्टेटमेंट गिव्स वार्निंग सिग्नल फॉर द फ्यूचर पॉलिसी फॉर्मेशन। अगर बीओपी हमने बनाया, हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाया, रिकॉर्ड बनाया, उससे हमें पता लगा कि हमारे इंपोर्ट ज़्यादा है, तो हमको क्या एक वार्निंग सिग्नल मिल गया कि भाई इसको पहले कम करो, फिर आप ऐसी पॉलिसी बनाओ जिससे आपके इंपोर्ट्स कम हो और एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो। अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट है इसके कंपोनेंट्स। इसमें एक करंट अकाउंट बनता है, एक कैपिटल अकाउंट बनता है। अगर करंट अकाउंट की बात करें तो एक विजिबल है, एक इनविजिबल है, और उसमें क्या है? इन्वेस्टमेंट, लोन एंड बैंक अकाउंट। अगर विजिबल की बात करें, जितना भी क्रूड ऑयल्स है, मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, गोल्ड है, इसके रिलेटेड अगर हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो विजिबल में आएगा। इनविजिबल में सर्विसेज आ गया, इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स, इनकम्स आ गया और ट्रांसफर्स आ गया। और कैपिटल अकाउंट में अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट, लोन एंड बैंक अकाउंट। इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा? एफडीआई आएगा, एफबी आएगा। लोन में गवर्नमेंट के जितने भी बॉन्ड्स आ गए और एनआरआई आ गए बैंक अकाउंट के अंदर। ओके, चलिए अब बैलेंस ऑफ ट्रेड का अगर फॉर्मूला की हम बात करें तो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, मतलब हम कह सकते हैं नेट डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं करंट अकाउंट की, इंपॉर्टेंट है। इट इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज विजिबल एंड इनविजिबल ट्रेड। तो इसमें दोनों ही आते हैं, विजिबल भी आते हैं और इनविजिबल भी आते हैं। ओके, करंट अकाउंट के अंदर विजिबल इनविजिबल दोनों आता है। इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है और जितना भी इंपोर्ट हो रहा है, कौन सा डेबिट आएगा, कौन सा क्रेडिट आएगा, वो मैंने आपको बता दिया है। इट कंसिस्ट ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो मर्केंटाइज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट इनकम एंड यूनिलेटरल पेमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है करंट अकाउंट का पार्ट है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि करंट अकाउंट का पार्ट कौन कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल इंक्लूडिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, जिसमें हमारे क्या क्या आता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आता है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इसमें लोन्स हैं, बोरोइंग्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट है। तो ये पार्ट है किसका? कैपिटल अकाउंट का। तो पूछा जा सकता है अगेन। ओके, अब हम बात करते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता क्या है? इट रेफर्स टू द एग्रीमेंट्स। तो ये क्या है? एग्रीमेंट्स होते हैं अमंग कंट्रीज इन ए ज्योग्राफिकल रीजन टू रिड्यूस एंड अल्टीमेटली रिमूव टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। देखो अब आपको पता है कि हमने बात करी थी टैरिफ बैरियर्स की और नॉन टैरिफ बैरियर्स की। अब कंट्रीज क्या करती हैं? ये बैरियर्स लगाती हैं ताकि वो उनके कंट्रीज में ज़्यादा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ना हो सके। ठीक है, अब रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है इसके अपोजिट है। वो क्या करता है कि आप कुछ कंट्रीज बनके एक समूह बना लीजिए, जिस करके अगर आप कोई आपकी कंट्री में लगाए, आप बैरियर ना लगाना, आपकी कंट्री में कोई माल बेचे, उसके ऊपर बैरियर ना लगाना। ठीक है, तो अपने आप में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं ताकि इन बैरियर्स को कम किया जा सके। ओके, अब ये जो बैरियर्स है इसके कुछ लेवल्स हैं, आपको इन लेवल्स को अच्छे से पढ़ लेना। एक आता है कस्टम यूनियंस, एक आता है फ्री ट्रेड एरिया, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियंस एंड पॉलिटिकल यूनियंस। तो ये लेवल है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के, इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्री ट्रेड एरिया की। ऑल बैरियर्स टू ट्रेड, ये एक एग्रीमेंट है फ्री ट्रेड एरिया। इस एग्रीमेंट में क्या क्या होता है ये देखते हैं। ऑल बैरियर्स टू ट्रेड सच एज टैरिफ एंड क्वोटास आर रिमूव्ड फ्रॉम मेंबर कंट्रीज। तो जो कंट्रीज फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट के अंदर आती हैं उनको क्या करना पड़ता है? अपने टैरिफ और क्वोटास को रिमूव करना पड़ता है उन कंट्रीज के लिए जो उसमें शामिल है उस एग्रीमेंट के अंदर। इससे क्या होता है? फ्री ट्रेड प्रमोट होता है। और इसका एग्जांपल कौन सा है? नाफ्ता। तो पूछा जाए अगर नाफ्ता कौन से एग्रीमेंट का पार्ट है, तो वो फ्री ट्रेड एरिया का पार्ट है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कस्टम यूनियंस की। द नेक्स्ट स्टेप इन द इंटीग्रेशन प्रोसेस इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू नॉन मेंबर कंट्रीज। देखो अब फ्री ट्रेड एरिया से थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ। अभी तक तो हम अपने बारे में सोच रहे थे, अब हमें बाहर वालों के बारे में भी सोचना पड़ेगा जो उस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। तो उनके लिए हम क्या करेंगे? हम कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी हम अपनाएंगे। नॉन ट्रेड हम क्या करेंगे? कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी क्या करेंगे? अपनाएंगे किनके लिए? नॉन मेंबर कंट्रीज जो उसका पार्ट नहीं है। एग्जाम्पल इसका क्या है? एंडियन पैक्ट इसका क्या है? एग्जाम्पल है इस एग्रीमेंट का, कस्टम यूनियंस का। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमन मार्केट की। अब इसमें थोड़ा और ऐड हो जाएगा।
उसके मुकाबले इन एडिशन टू द अबव कंडीशन इट रिक्वायर फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अब हम मान लो कि 4 कंट्रीज हैं ऐसी, अमेरिका है या कोई और कंट्री मान के चलते हैं, कनाडा है, ये क्या करती हैं कॉमन मार्केट के अंदर आ जाती हैं। तो अब ये क्या कर सकते हैं, जो इनके अंदर के जो लेबर्स हैं वो फ्रीली कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं दूसरी कंट्री के अंदर जो एग्रीमेंट का पार्ट है। इससे क्या होगा ईजिली जो है अवेबिलिटी रहेगी फैक्टर्स की, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ईजी अवेबिलिटी रहेगी, और क्या होगा वो उनके जो एक्सपोर्ट है वो क्या होगा इंक्रीज होगा। इसका एग्जांपल क्या है, यूरोपियन कम्युनिटी है बिफोर 1984। तो 1984 से पहले जो यूरोपियन कम्युनिटी थी वो कॉमन मार्केट का पार्ट थी। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक यूनियन की। इट रिक्वायर ए कॉमन करेंसी, ए कॉमन मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ मेंबर्स टैक्स रेट्स। तो इकोनॉमिक यूनियन के क्या है, इसके अंदर कॉमन करेंसी होती है, कॉमन मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी होती है, एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ मेंबर टैक्स रेट्स। तो टैक्स रेट्स भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो यूरोपियन यूनियन जो है इसका पार्ट है, हम काफ़ी बार न्यूज़ में आता है यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो इसमें कई सारी कंट्रीज जो है इसके अंदर इंक्लूड हैं। एग्जाम्पल ऑफ यूरोपियन यूनियन, एग्जाम्पल इसका क्या है, यूरोपियन यूनियन इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल यूनियन। तो पॉलिटिकल यूनियन की अगर हम बात करें तो दिस रिक्वायर्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉमन पार्लियामेंट एंड अदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें हमारी पार्लियामेंट भी कॉमन हो जाती है और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी कॉमन हो जाता है। तो यूएस जो पार्ट है किसका, पॉलिटिकल यूनियन का, यूरोपियन यूनियन पार्ट है यूरोपियन यूनियन एग्रीमेंट का। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और जनरल सेंस की भी हमको पता होना चाहिए कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो पॉलिटिकल यूनियन का पार्ट है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। तो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे हैं, यूरोपियन यूनियन है, एशियन है, सार्क है, नाफ्ता है। चलिए फटाफट बात करते हैं इनके बारे में भी। तो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट रेफर्स टू अ ट्रीटी दैट इज साइंड बाय 2 और मोर कंट्रीज टू एनकरेज फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो एक ट्रीटी होता है, एक ट्रीटी भी क्या है, एक एग्रीमेंट है जो 2 या 2 कंट्री के बीच में आता है ताकि हम अपने गुड्स एंड सर्विस को फ्रीली फ्लो कर सकें। सबसे पहला जो है यूरोपियन यूनियन है, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कितने मेंबर स्टेट्स हैं, 28 मेंबर स्टेट्स हैं। लोकेट कहाँ पे करता है, यूरोप में करता है। देखो सारी चीज़ें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता रखी है, ज़्यादा फालतू का मैंने मैटर नहीं लेके आया, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम रिलेटेड हम उसी को ही पढ़ेंगे। चलिए, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है टू इंश्योर द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल विद इन द इंटरनल मार्केट। तो इंटरनल मार्केट के अंदर हमको क्या मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है ताकि जो हमारे जो पीपल हैं, जो गुड्स हैं, वो फ्रीली क्या कर रहे हैं, मूव कर सके अपनी इंटरनल मार्केट के अंदर। एस्टेब्लिश व्हेन द maastricht ट्रीटी कम इनटू फोर्स। तो कौन सी ट्रीटी के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया है, maastricht ट्रीटी के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया है 1993 के अंदर। ओके, याद रखना है। इसके बाद है एशियान। एशियन सबसे इंपॉर्टेंट है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। तो देयर आर 10 मेंबर स्टेट्स। तो अब ये मेंबर स्टेट्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन अगेन यहाँ से आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर स्टेट ऑफ एशियन। तो कौन कौन से मेंबर स्टेट है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ब्रुनई है, लाओस है, म्यांमार है, कंबोडिया है, वियतनाम है। कब क्रिएट किया गया था, 8 अगस्त 1967 को इसको क्रिएट किया गया था। अगेन डेट इंपॉर्टेंट है, इसकी याद रख लेना। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स। तो मेंबर स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन लाना इसका ही मेन ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद हम बात करते हैं नाफ्ता। अब नाफ्ता की हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। कितनी कंट्रीज के बीच में है, 3 कंट्रीज के बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मैक्सिको। इट वेंट इनटू फोर्स कब आया था, 1 जनवरी 1994। याद रखना 1 जनवरी 1994 में नाफ्ता को क्रिएट किया गया था। 3 कंट्रीज बिकम द लार्जेस्ट फ्री मार्केट इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट मार्केट जो है कौन सी है, नाफ्ता की है। नाफ्ता वॉज क्रिएटेड टू एलिमिनेट टैरिफ बैरियर्स टू एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था टैरिफ बैरियर्स को एलिमिनेट करना था। इसके बाद सार्क। सार्क तो भाई इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि हमारी कंट्री भी इसमें इंक्लूड है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन एस्टेब्लिश कब किया गया था, 8 दिसंबर 1985। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ढाका में है। कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, ढाका में। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, काठमांडू, नेपाल में है। ठीक है, याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू, नेपाल में है। इसकी मेंबर कंट्रीज कौन है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। मतलब कि इस टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, चाहे वो किसी में से आ जाए, वर्ल्ड बैंक में से आ जाए, चाहे चारों में से आ जाए, मैच ऑफ द फ्लोइंग, कई बार क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा इनमें से, ये आपको गारंटी मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं IMF की। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यूनाइटेड नेशन स्टेबलाइजेशन एजेंसी, फाउंडेड एट ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। तो आपको याद रखना है IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों को ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंडर ही इस्टेब्लिश किया गया है इन 1944। कब इस्टेब्लिश किया गया है, 1944 के अंदर। टू सिक्योर इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन टू स्टेबलाइज
करेंसी एक्सचेंज रेट्स एंड टू एक्सपेंड इंटरनेशनल लिक्विडिटी। तो व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएमएफ? तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होना चाहिए ताकि हम स्टेब्लिश कर सके करेंसी एक्सचेंज रेट्स को, टू सिक्योर इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन एंड टू एक्सपेंड इंटरनेशनल लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी को एक्सपेंड करने के लिए भी हमने आईएमएफ को इंट्रोड्यूस किया था। अब कुछ फैक्ट्स हैं आईएमएफ के बारे में। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1944 को। कितनी कंट्रीज है इसकी? 189 है इसके अंदर जो मेंबर स्टेट्स हैं। 150 जो है नेशनलाइज रिप्रेजेंट बाय स्टाफ, 24 इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। तो कितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं? कंट्री 24 हैं जो कि 189 कंट्रीज के थ्रू सेलेक्ट किए जाते हैं। 1 ट्रिलियन जो है टोटल अमाउंट बाय आईएमएफ इज एबल टू लेंड टू द मेंबर कंट्रीज। तो कितना अमाउंट जो है आईएमएफ लेंड कर सकती है? वो $1 ट्रिलियन जो है अमाउंट को लेंड कर सकती है। 36 करंट लेंडर एग्रीमेंट्स इसके पास ऑलरेडी हैं। 0% इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स टू लो इनकम कंट्रीज। तो लो इनकम कंट्रीज को जो है 0% पे भी ये लोन प्रोवाइड करती है। और 303 जो मिलियन डॉलर्स के जो फॉर हैंडिंग ऑन टेक्निकल एडवाइस पॉलिसी ओरिएंटेड ट्रेडिंग। तो आपको पता है कि ये टेक्निकल एडवाइस भी प्रोवाइड करती है एंड क्या है पीयर लर्निंग ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करती है। तो उसके ऊपर जो है 303 मतलब 303 मिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करती है इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो आई होप आपको फैक्ट्स पता लग गए होंगे आईएमएफ के। अब ये इस्टेब्लिश कब की गई थी? एग्जैक्ट डेट इसकी है 27 दिसंबर 1945। हेडक्वार्टर कहाँ है? एक बार क्वेश्चन आया हुआ है मैच ऑफ द फ्लोइंग के अंदर। वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर्स जो है 189 कंट्रीज इसकी हैं। टोटल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो 24 जो है इसके टोटल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। IMF डील्स इन SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स विच इज क्रिएटेड इन 1969। तो अगेन इंपॉर्टेंट है एज जो IMF है वो कौन सी करेंसी के अंदर डील करती है? SDR के अंदर। इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। अगेन वर्ल्ड बैंक कब इंट्रोड्यूस किया गया था? The World Bank was created in 1944 under the Bretton Woods Conference, same along with IMF. The intention behind the founding of the World Bank was to provide temporary loans to the low income countries, ताकि जो लो इनकम कंट्रीज है उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा था यार। तो वर्ल्ड बैंक को इसलिए बनाया गया था ताकि वो लो इनकम कंट्रीज को टारगेट कर सके। हेडक्वार्टर अगेन वाशिंगटन डीसी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें जो है 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जबकि IMF के अंदर 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 5 मेजर कंट्रीज जो है इसके ओन परमानेंट जो डायरेक्टर्स हैं 5 मेजर कंट्री के हैं। किसके हैं? US, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। तो इनके जो है परमानेंट डायरेक्टर्स हैं। मोटो क्या है? वर्ल्ड बैंक का मोटो क्या है? वर्किंग इन ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ताकि पूरी दुनिया को जो है पॉवर्टी से फ्री करा सके, ये इसका मोटो है। टोटल कंट्रीज इसकी 189 है जो इसका पार्ट है वर्ल्ड बैंक का। तो ये चीज़ भी आपको ये करनी है, याद रखनी है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको क्या है याद रखना है। सबसे पहला है IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद है IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, MIGA मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। उसके बाद ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्ट्रीब्यूट एंड सेंटर। तो इसकी जो फुल फॉर्म है आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। कई बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मिलेगा वही जो इंपॉर्टेंट होगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं अंकटैड की। ओके, अंकटैड भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पता होगा आपको। चलिए इसकी बात करते हैं। द अंकटैड, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहली बात तो फुल फॉर्म इसकी इंपॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो इसकी फुल फॉर्म है किसकी? अंकटैड की। ओके, वाज इस्टेब्लिश ऑन 1964। तो कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1964 को इस्टेब्लिश किया गया था एज ए परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी डीलिंग विद ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इशूज। तो किस इश्यूज के साथ डील करती है? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इशू के साथ मेनली डील करने के लिए अंकटैड को क्या गया था? बनाया गया था। वाज इस्टेब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1964। तो 1964 में इसको क्या है? बनाया गया था। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अंकटैड इज टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज रिलेटेड टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूडिंग ट्रेड, एड, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मेन ऑब्जेक्टिव अंकटैड का क्या है? इज टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज, तो पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना रिलेटिंग टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एयर, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है अंकटैड का? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो उनका कहाँ पे था? यूएसए के अंदर था, लेकिन इनका कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। वन ऑफ द प्रिंसिपल अचीवमेंट ऑफ अंकटैड हैज बीन टू कंसीव एंड इंप्लीमेंट द GSP सिस्टम। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस।
तो ये इसको फॉर्मुलेट किया था किसने, अंकटैड ने। तो ये इसका सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है। इट इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच मेनली वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसको डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बनाया गया था। जो दो थे वो कहा, तो उनको भी कहता है कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, लेकिन वो मोस्टली जो वर्क करती है वो डेवलपमेंट कंट्री के लिए करती है। लेकिन इससे परेशान होकर डेवलपिंग कंट्रीज ने कहा हमारे लिए भी कुछ बनाओ, तो उन्होंने अंकटैड को बना दिया। लेकिन रहा ये कि इतनी फेमस ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाई है। एज ऑफ मई 2018 195 स्टेट्स आर अंकटैड मेंबर्स। तो 195 स्टेट्स जो है वो अंकटैड के मेंबर हैं। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। अगेन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है डेट इज कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंसर्न करती है विद द रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है, सारी कंट्रीज के, आज मोस्टली कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है, तो उसको रेगुलेट कौन करती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 1995। तो 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था अंडर द माराकेश एग्रीमेंट। तो कौन सा एग्रीमेंट था, माराकेश, साइंड बाय 123 नेशन ऑन 15 अप्रैल 1994। और किसको रिप्लेस करके बनाया गया था, गैप, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले गैप चलता था, उसको रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। और ये गैप कब फॉर्मुलेट किया गया था, 1948 को। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, डेट्स याद रखना सारी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद रेगुलेशन ऑफ ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिटवीन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। अब मेजर टर्म जो इस चीज से रिलेट रखती है, सबसे पहले उर्गे राउंड, सबसे इंपॉर्टेंट राउंड था, लास्ट राउंड था, 8th राउंड था उर्गे राउंड। कब तक चला था, 1986 से 1994, 8 सालों तक चला था। नोन एज ऑर्गेनाइजेशन वाज लॉन्च इन सितंबर 1986। तो कब लॉन्च किया गया था, सितंबर 1986 में इसको लॉन्च किया गया था। द फाइनल एक्ट कंक्लूडिंग द ऑर्गेनाइजेशन राउंड एंड ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड बाय द डब्ल्यूटीओ रिजाइम वाज साइंड बाय 15 अप्रैल ड्यूरिंग द मिनिस्ट्रियल मीटिंग एट मार्राकेश, मोरक्को, एंड हेंस इट इज नोन एज मार्राकेश एग्रीमेंट। तो क्योंकि ये इस जगह पर इसको क्या किया गया था, एग्रीमेंट हुआ था, इस करके इसको हम क्या कहते हैं, मार्राकेश एग्रीमेंट कहते हैं। अब जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, जो कि पार्ट है किसका, डब्ल्यूटीओ का, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप जान लो, क्वेश्चन आए हुए हैं। द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस यूजुअली मीट्स एवरी 2 years। तो जनरली 2 सालों में एक बार मीट जरूर करती है। मिनिस्ट्रियल हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कैन टेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स अंडर एनी ऑफ द मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो क्या कर सकती है, कैन टेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स, हर एक मैटर पर वो डिसीजन ले सकती है अंडर ऑल द मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। अब इसके फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है, फंक्शन इसके इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ। द डब्ल्यूटीओ शैल फैसिलिटेट द इंप्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन एंड फर्दर द ऑब्जेक्टिव एग्रीमेंट। ठीक है, सारे एग्रीमेंट्स के जितने भी कंट्री के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं उनको फैसिलिटेट करती है। प्रोवाइड द फोरम फॉर नेगोशिएशन, भाई आपने नेगोशिएशन करते हैं, कहते हैं ना माल भाव लगा लो, नहीं भैया इतने की लगा लो, वो वाला नेगोशिएशन नहीं। जब कंट्रीज के बीच में ट्रेड होते हैं वो वाले नेगोशिएशन को क्या करती है, रेगुलेट करती है, एक फोरम प्रोवाइड करती है, कौन, डब्ल्यूटीओ। WTO shall administer the understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes। अगर किसी कंट्री के बीच में डिस्ट्रीब्यूट्स हो जाते हैं रिगार्डिंग द, किस चीज़ के रिगार्डिंग, रिगार्डिंग द ट्रेड के रिगार्डिंग अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट्स हो जाते हैं तो उसको भी रेगुलेट कौन करती है, WTO करती है। तो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म भी कौन चलाती है, WTO, विद द व्यू टू अचीव ग्रेटर कॉन्सेप्ट इन जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग। चलिए, इसके बाद जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कॉर्पोरेट सोशल, CSR, क्योंकि ये ट्रेंडिंग कंसेप्ट है। आजकल हर एक कंपनी को जरूरी है हमारी कंट्री के अंदर कि उसको CSR का पार्ट बनना पड़ता है अगर उसका प्रॉफिट जो है एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा है। ठीक है, आपको पता होगा कि जब ये लॉकडाउन हुआ था तो काफ़ी सारों ने क्या है, कंपनीज ने डोनेट किया था, मतलब कि किसी ने कितने डोनेशन दी थी, किसी ने किसी चीज़ के रिगार्डिंग डोनेशन दी थी। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं CSR का पार्ट था। ठीक है, उनको देना कंपल्सरी, उन्होंने कहीं और इन्वेस्ट करना था, उन्होंने सोचा यहाँ पे दे के एक पब्लिसिटी भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक पार्ट था CSR का। चलिए देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू द एफर्ट्स मेड बाय द कंपनी टू इम्प्रूव सोसाइटी एंड कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट कंसाइज और कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रेफर्स टू द एफर्ट्स मेड बाय द कंपनी टू इम्प्रूव सोसाइटी एंड कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स सोशल डेवलपमेंट।
ताकि एक एफर्ट्स है ताकि कोई जो कंपनी वर्क कर रही है वो सोशल डेवलपमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सके। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ए टाइप ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी बिजनेस प्लान विद इनिशिएटिव्स फोकसिंग ऑन अचीविंग इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स फॉर ऑल स्टेक होल्डर, एम्प्लॉयज, कस्टमर, इन्वेस्टर्स एंड अदर ग्रुप्स। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी रेगुलेटरी क्या है, बिजनेस प्लान है जिसके थ्रू क्या है, इनिशिएटिव लिए जाते हैं ऑन अचीविंग इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल बेनिफिट। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल बेनिफिट हटा के हम बेनिफिट की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक के, हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट हो, सोसाइटी को हो, और इन्वायरमेंटल बेनिफिट के लिए हम CSR कंसेप्ट को लेके आए हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द पर्पज ऑफ CSR इज टू एनकरेज बिजनेस टू कंडक्ट देयर कंपनीज इन एथिकल मैनर। पर्पज, मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है ताकि बिजनेस जो है वो एथिकल मैनर में वर्क कर सके। ठीक है, टू वार्ड्स हैविंग ए मोर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ताकि उसका जो इम्पैक्ट है पॉजिटिव जाए सोसाइटी की तरफ। द फोकस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बूस्ट शेयर होल्डर ट्रस्ट एंड इंक्रीज लॉन्ग टर्म प्रॉफिट इन सस्टेनेबल एंड एथिकल वे बाय टेकिंग ओनरशिप और कॉर्पोरेट डिसीजन इन इंप्रूविंग देम। और जो फोकस है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो बूस्ट करने में है किसका, शेयर होल्डर ट्रस्ट एंड इंक्रीज लॉन्ग टर्म प्रॉफिट इन सस्टेनेबल एंड एथिकल वे। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा, देखो अगर एक कंपनी CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है और वो सोसाइटी के लिए डोनेशन भी दे रही है और अच्छे से वर्क भी कर रही है, तो इससे क्या होगा, जो शेयर होल्डर है जिन्होंने इन्वेस्ट करना है कंपनी के अंदर, उनके बीच में ट्रस्ट आएगा कि हाँ यार कंपनी जो है काफ़ी अच्छा काम कर रही है, तो इसमें क्यों ना हम इन्वेस्ट करें। ठीक है, सोसाइटी के अंदर वो एक अच्छी इमेज जनरेट कर सकती है जिससे ऑलरेडी उसके इंडायरेक्ट वे में उसको ही बेनिफिट हो रहे हैं, किसको, कंपनी को। अब CSR के 3 टाइप्स होते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक है इन्वायरमेंटल, एक है एथिकल, एक है फिलैंथ्रोपिक। तो ये जो है इंपॉर्टेंट टाइप्स है, जनरली आपने कम ही सुना होगा इसके बारे में, तो ये इसके इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, इसके बारे में भी आपको क्या है पता होना चाहिए। ओके, तो एक इन्वायरमेंटल, एथिकल और फिलैंथ्रोपिक। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम इन्वायरमेंटल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए नंबर ऑफ कंपनीज फोकस देयर एफर्ट टूवर्ड्स रिड्यूसिंग देयर इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो वर्क कर रही है तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी जाता है किसकी तरफ, इन्वायरमेंट की तरफ। अगर कोई फैक्ट्री है तो वो कुछ प्रोड्यूस कर रही है तो सीधा सा बात है नेगेटिव इंपैक्ट हो जाएगा इन्वायरमेंट की तरफ। तो इस चीज़ में क्या है, वो इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है। इन्वायरमेंट CSR टेंड्स टू फोकस ऑन बिजनेस कटिंग डाउन इट्स ग्रीन हाउस गैसेज एंड वेस्ट। तो इसके अंदर क्या है, एक कंपनी अपनी जो है इस तरह वर्क करती है ताकि इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। उसके बाद बात करते हैं एथिकल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एथिकल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम फोकस ऑन एंश्योरिंग दैट ऑल स्टेक होल्डर इन ए बिजनेस रिसीव फेयर ट्रीटमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय टू कस्टमर। तो एथिकल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क कर रही है उसको एथिकल वे में वर्क करे। ठीक है, ताकि वो जो भी स्टेक होल्डर के साथ डील कर रही है वो फेयर वे में डील करे। अगर एम्प्लॉय को सैलरी देनी है तो टाइमली बेसिस पर दे, अगर स्टेक होल्डर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो ट्रू इन्फॉर्मेशन शेयर करे। एथिकल CSR इनिशिएटिव आर इंटेंडेड टू एनफोर्स फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल एम्प्लॉयज। तो हर एक एम्प्लॉयज के लिए एक फेयर ट्रीटमेंट जो है वो यूज करें। इसके बाद है फिलैंथ्रोपिक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विद डोनेटिंग मनी टू चैरिटीज। तो इसमें क्या है, चैरिटीज के लिए मनी डोनेट करते हैं कौन, बड़े बड़े बिजनेस जो लॉकडाउन कोरोना के टाइम में कोविड फंड के अंदर जो डोनेट किया है, वो जो टाइप है किसका है, फिलैंथ्रोपिक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइप है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो आपको चाहिए याद रखना है, supporting particular charity that are relevant to the business in some way. However, philanthropic CSR doesn't only refer to charity donations. Other common philanthropic responsibilities include investing in the community or participating in local projects. तो local projects में भी participate कर सकते हैं। The main intention is to support a community in some way that goes beyond just hiding. ओके, तो सिर्फ रिक्रूटमेंट देना, उसके बियॉन्ड जाकर कोई ऐसा काम करना जिससे बेनिफिट हो। ठीक है, चाहे आप डोनेशन दे रहे हो, चाहे आप लोकल प्रोजेक्ट्स में वर्क कर रहे हो, कोई आप वहाँ पे डोनेशन दे रहे हो या उनके साथ मिलकर कोई वर्क कर रहे हो सोसाइटी के लिए, तो ये भी एक फिलैंथ्रोपिक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। गाइडलाइन रिगार्डिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है देख लो। एवरी कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर और टर्नओवर ऑफ ₹1000 करोड़ और मोर और ए नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 करोड़ और मोर। तो हर वो कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का करनी पार्ट बनना जरूरी है जिस कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ से ज़्यादा है, टर्नओवर जो है 1000 करोड़ से ज़्यादा है और नेट प्रॉफिट जो है 5 करोड़ से ज़्यादा है। उस कंपनी के लिए जरूरी है CSR का पार्ट बनना। ड्यूरिंग इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज एप्लीकेबल फॉर CSR।
तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये प्रीसीडिंग ईयर की बात कर रहा हूँ, मतलब कि इस साल की नहीं प्रीसीडिंग साल की में अगर उसका जो ये सब कंडीशन उन्होंने फुलफिल करी है तो उसको CSR के लिए डोनेट करना पड़ेगा। इफ प्राइवेट कंपनी फुलफिल द क्राइटेरिया गिवन अंडर द सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 देन CSR विल बी एप्लीकेबल ऑन दैट प्राइवेट कंपनी लिस्टेड ऑल्सो। तो अगर ये क्राइटेरिया प्राइवेट कंपनी भी फुलफिल करती है तो उसके ऊपर भी ये क्या है, लागू होगा CSR का कंसेप्ट। अब CSR में क्या है, कंपनी हैज टू स्पेंड 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। तो कंपनी CSR के अंदर क्या है, कंपलसरी है CSR को फुलफिल करने के लिए कि कंपनी को 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, तो लास्ट 3 ईयर का जितना भी प्रॉफिट रहा है उसका 2% कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सोसाइटी के लिए थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा, कम से कम 2%। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट कंसेप्ट FDI। ओके, FDI के बारे में भी इंपॉर्टेंट है, जान लेते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज व्हेन ए कंपनी टेक्स कंट्रोलिंग ओनरशिप इन बिजनेस इन अनदर कंट्री। बिल्कुल, तो व्हेन FDI फॉरेन कंपनीज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व विद डे टू डे ऑपरेशन इन द अनदर कंट्री। तो FDI का क्या है, कंट्री दूसरी एक कंट्री में का बिजनेस जो है दूसरी कंट्री के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, वो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा है। दिस मीन्स डेट आर नॉट जस्ट ब्रिंगिंग मनी विद देम बट ऑल्सो नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। तो सिर्फ मनी लाना ही FDI का पार्ट नहीं है, नॉलेज, स्किल्स और टेक्नोलॉजी का लाना भी FDI का पार्ट है। तो 2 रूट है, एक है ऑटोमेटिक रूट, एक है गवर्नमेंट रूट। अगर हम ऑटोमेटिक रूट की बात करें, द नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन कंपनी डजंट रिक्वायर प्रायर नोड ऑफ द RBI। तो इसमें क्या है, ऑटोमेटिक रूट में आप डायरेक्टली विदाउट परमिशन के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट रूट में आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी जरूरी होगी। सेक्टर विच केम अंडर अप टू ऑटोमेटिक रूट, तो कौन कौन से रूट में ऑटोमेटिक रूट के अंदर आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं 49% तक वो ऑटोमेटिक रूट के अंदर है, इतना तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इंश्योरेंस में भी 49% है, मेडिकल डिवाइसेज में 100% है, पेंशन के अंदर 49% है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर 49% है, पावर एक्सचेंज के अंदर 49% है। तो इनमें आपको क्या है 49% तक आप फ्रीली ऑटोमेटिक रूट के अंदर आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा लिमिट के लिए आपको क्या है, परमिशन लेनी जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्टर विच कम अंडर गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी जरूरी है। तो बैंकिंग एंड पब्लिक सेक्टर के अंदर 20% तक ब्रॉडकास्टिंग आ गया, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी आ गया, फूड प्रोडक्ट्स रिटेलिंग ट्रेडिंग आ गया, 100% माइनिंग एंड मिनरल्स आ गया, मल्टी ब्रांड रिटेलिंग ट्रेडिंग आ गया, प्रिंट मीडिया आ गया, प्रिंट मीडिया पब्लिशिंग ऑफ न्यूज़पेपर आ गया, सैटेलाइट आ गया। तो ये कुछ हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, ये चीज़ें याद करने वाली हैं, तो इसके अंदर आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी जरूरी है। अब FDI कहाँ कहाँ प्रोहिबिट है, किस किस जगह में FDI अलाउड नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो ऑटोमेटिक जनरेशन कंपनी आ गया, एंड गैम्बलिंग, कोई भी गैम्बलिंग बिजनेस में, भाई आप मान लो कोई बिजनेस चल रहा है गैम्बलिंग का, उसके अंदर आप कोई FDI नहीं आ सकती। लॉटरीज होगी, इन्वेस्टमेंट इन चिट फंड, तो चिट फंड के अंदर जो FDI है वो प्रोहिबिट है। निधि कंपनीज के अंदर भी FDI जो है प्रोहिबिट है। एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज़ के अंदर भी प्रोहिबिट है। हाउसिंग एंड रियल एस्टेट के अंदर भी प्रोहिबिट है। ट्रेडिंग इन TDR, सिगरेट और रिलेटेड टोबैको इंडस्ट्री में भी FDI जो है प्रोहिबिट है। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अगर इंडिया के प्रो कंपैरिजन में FDI की बात करें तो FDI इज एन इंपॉर्टेंट मॉनेटरी सोर्स फॉर इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया इन द वेक 1981 क्राइसिस। तो आपको पता है कि जो 1981 में क्राइसिस आ चुके थे, उसके बाद जो क्राइसिस तभी सही हुए थे जब हमने LPG पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, और LPG पॉलिसी के अंदर हम ग्लोबलाइजेशन के अंदर दूसरी इकोनॉमी के साथ डील कर रहे थे, ट्रेडिंग पॉसिबल हो पाई थी। तो ये तभी हमारे कंट्री में FDI आई और तभी जाके हमारी कंट्री की जो कंडीशन है वो थोड़ी बहुत सुधरी थी। इंडिया टुडे इज अ पार्ट ऑफ 100 क्लब ऑन इजी ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ग्लोबली रैंक नंबर 1 इन द ग्रीनफील्ड रैंक। तो आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि जो इंडिया है उसकी रैंक 1 है इन द फील्ड ऑफ ग्रीनफील्ड FDI रैंकिंग। ओके, ग्रीनफील्ड मैंने आपको बताया है जिसके अंदर जो है नई इन्वेस्टमेंट, स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट करके हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में भी जान लेते हैं, इसी का मिलता जुलता भाई कह सकते हैं FDI का। तो फॉरेन पोर्टफोलियो के इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है, इसमें हम पैसिवली इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम कहते हैं ना हम स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे ही जो बाहर वाले विदेश के जो लोग होते हैं वो हमारे मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डजंट प्रोवाइड द इन्वेस्टर विद डायरेक्ट ओनरशिप, यहाँ पे ओनरशिप प्रोवाइड नहीं की जाती, बस आप एक यूँ है कि कितने थोड़े बहुत रेशो के पार्ट हो जाते हो। दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिलेटिवली लिक्विड, ये इन्वेस्टमेंट जो है लिक्विड होती है डिपेंडिंग ऑन द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट इन्वेस्टेड इन। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय इन्वेस्टर हु डू नॉट वांट टू मैनेज ए फर्म अब्रॉड। तो ये मोस्टली उन इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, बेनिफिट रहती है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकते, वो सिर्फ एक किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट को परचेज कर लेते हैं। अब बात आता है इवैल्यूएशन ऑफ foreign portfolio investment. In 1992, India operated up its economy and allowed foreign portfolio investments in its domestic stock market. Since then, FPI has emerged as a major source of private
कैपिटल फ्लो इन द कंट्री। ओके, इंडिया इज मोर डिपेंडेंट अपॉन एफपीआई देन एफडीआई। तो इंडिया जो है ज़्यादा डिपेंड है एफपीआई के ऊपर रेदर देन एफडीआई के ऊपर। ड्यूरिंग 1992 टू 2005 मोर देन 50% ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया केम फ्रॉम एफपीआई। तो मोर देन 50% जो एफपीआई है वो कहाँ से आया है? एफपीआई से ही आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक बार ये देख लेते हैं। तो एप्लीकेंट इज ए पर्सन नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, तो एनआरआई होना चाहिए। इज ए रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री विच इज ए सिग्नेटरी टू एसबीआई एमओयू, इज रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री मीटिंग फेट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिक्वायरमेंट्स, तो उसको सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। इफ ए बैंक शुड बी रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री हुज सेंट्रल बैंक इज ए मेंबर ऑफ ए बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, इज लीगली टू परमिट टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज आउटसाइड हिज कंट्री, तो वो परमिट है कि वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है आउटसाइड हिज कंट्रीज। अब एफपीआई इन्वेस्टमेंट के मोड क्या है, कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस किस मोड से? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप टू इन्वेस्ट इन इंडिया, जीडीआर एडीआर, और रेजिंग मनी फ्रॉम अब्रॉड थ्रू इशू ऑफ शेयर्स अब्रॉड। ओके, चलिए, सो थैंक यू फ्रेंड्स। अब जो यूनिट थी वो हमारी कंप्लीट हो गई, हमने मोस्टली सारे टॉपिक्स कवर कर लिए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। सो अगर आपको कहीं लग रहा है कि कहीं कमी रहेगी या कोई टॉपिक रह गया तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको सारे टॉपिक्स जो अच्छे से क्लियर है और वीडियो अच्छी लगी है तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप इसी तरह की वीडियोस आने वाले टाइम में चाहते हैं तो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ओके।